हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर से डॉक्टर सीमा कोरोना की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो कोरोना में हमने काफी जानकारियां ले ली हैं। अब एक चीज आती है प्लाज्मा थेरेपी, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, कौन डोनर्स होते हैं, क्या इंडिकेशन होती है, किन किन लोगों को दिया जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है, तो आज हम इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है। सबसे पहले कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का मतलब है जो लोग या जो व्यक्ति कोविड की बीमारी से ठीक हुए हैं और ठीक होने के बाद जिनके शरीर में एंटीबॉडीज बन गए हैं, उनका प्लाज्मा निकाल के उन लोगों को देना जिनको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज है और जो लोग डिटीरियोरेट कर रहे हैं, यानी कि जिनकी ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन नहीं हो पा रही है। मॉडरेट कोविड के केसेस हैं जिनकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पा रही है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनकी ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो बढ़ती चली जा रही है। उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 93 या 93 से भी नीचे रहा है, जिनका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा है और जिनका पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन एंड FiO2 का रेशो जो है वो 200 to 300 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, 4-5। देखो, मोटी मोटी बात ये है कि जिनको ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, मॉडरेट कोविड है, और अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, जैसे कि एज उनके साथ नहीं है, दे आर मोर देन 65 years of age, and if they are diabetic and the sugar levels are not under control, and if they are hypertensive and their BP is not under control, and if they have coronary artery disease, so these are the comorbidities. If the person is associated with this comorbidities, along with that, if the oxygen levels are dropping and even after putting the patient on oxygen, अगर ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ रही है, तो वो जो मरीज है वो प्लाज्मा थेरेपी का मेन मतलब इंडिकेशन प्लाज्मा थेरेपी ऐसे मरीज को देना जरूरी होता है। तो ये तो हो गया हमारा कि कौन डोनर है और क्या होता है कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब सॉरी, कौन डोनर नहीं, कौन रिसिपिएंट है। अब डोनर कौन हो सकता है ना। तो डोनर, सबसे पहले डोनर वो व्यक्ति होगा, ऑब्वियसली कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है तो वो व्यक्ति होगा जिसको खुद सबसे पहले कोविड-19 पॉजिटिव आ चुका है और वो हम उसकी RT-PCR की रिपोर्ट देखते हैं। फिर उसको कोविड-19 हुए 14 दिन हो चुके हैं, और अगर उसका माइल्ड केस है तो, क्योंकि अब आजकल माइल्ड केसेस में हम लोग RT-PCR नेगेटिव कराने को नहीं कह रहे, लेकिन पहले RT-PCR माइल्ड केसेस में भी मतलब हर केस में नेगेटिव कराई जाती थी। तो अगर माइल्ड केस है तो 14 से 28 दिन के बीच में हम उनकी कोविड एंटीबॉडीज चेक करके उनका प्लाज्मा ले सकते हैं ट्रांसफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो दूसरी चीज ये हो गई। तो और पर्सन शुड बी हेल्दी मतलब कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं होनी चाहिए जिसको हम डोनर बनाते हैं। कोमॉर्बिडिटीज से मेरा मतलब है दे शुड नॉट बी हाइपरटेंसिव और डायबिटिक और हैविंग एनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोई हार्ट की बीमारी। एज होनी चाहिए 18 साल से 65 साल की उम्र होती है जिस टाइम पे हम जिन लोगों को हम डोनर के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड स्पेशली वी टेक males are our preference is to take a male donor। ठीक है, तो जिस टाइम पे आपको ये प्लाज्मा थेरेपी करनी है तो आपने ये देखना है सबसे पहले तो एडिक्वेट एंटीबॉडीज बने हैं कि नहीं बने हैं।
अब देखिए एंटीबॉडीज तो बन जाते हैं सब में, है ना, लेकिन वो उतने एडिक्वेट भी तो होने चाहिए जो कि दूसरे के शरीर में जाके हेल्प करें। तो एडिक्वेट एंटीबॉडीज क्या होती हैं? अगर 80 तक है तो द डोनर विल हैव अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। इफ इट इज 40 to 80 वो मॉडरेट है, हम वो भी ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। अगर किसी के प्लाज्मा में लेस देन 40 एंटीबॉडीज हैं तो वो प्लाज्मा रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे अगर 15 या 15 से ज्यादा है तो उस प्लाज्मा को हम कहते हैं कि यस इट इज पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये हो गई कि भाई कितनी एंटीबॉडीज होनी चाहिए। अब हम उस प्लाज्मा को देखेंगे कि वो प्लाज्मा स्टेराइल होना चाहिए, उसमें कोई और बीमारी नहीं पाई जानी चाहिए। तीसरी बात है, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, इसी तरीके से प्लाज्मा देने से पहले भी आपको ब्लड ग्रुपिंग चेक करनी पड़ती है। चौथी बात है, जिस व्यक्ति का प्लाज्मा आप दे रहे हैं उसको कभी पहले कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं हुआ होना चाहिए। ऐसी डॉक्यूमेंटेशन आपको लेनी चाहिए। ठीक है, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, प्लाज्मा स्टेराइल होना चाहिए, कोविड एंटीजन नेगेटिव होना चाहिए और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कभी उनके नहीं हुए होने चाहिए। और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग उसको भी हम चेक करते हैं प्लाज्मा डोनेट करने से पहले। तो ये हो गई कौन डोनर कौन रिसिपिएंट, किस तरीके से देना है। अब एक जो व्यक्ति प्लाज्मा देता है वो 4 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। किस तरीके से 4 लोगों की जिंदगी बचा सकता है? वो 400 ml प्लाज्मा दे सकता है। 400 ml प्लाज्मा दे सकता है, जैसे आज दिया और उसके 15 दिन के बाद वो फिर से 400 ml दे सकता है। और 200 ml की जरूरत होती है किसी एक व्यक्ति की प्लाज्मा थेरेपी देके जिंदगी बचाने के लिए। तो फिर वो 4 लोगों की लाइफ बचा सकता है। सो 1 donor can save 4 lives. So it's a big thing. It's actually a big thing. So मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन लोगों को भी कोविड हुआ है अपने 28वें दिन या 30वें दिन ऑब्वियसली आपने अपना RT-PCR नेगेटिव ले लिया है और अगर आपका माइल्ड केस रहा तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने 28वें दिन अपनी कोविड एंटीबॉडीज चेक करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा आपकी कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं कि नहीं है। अगर वो 15 से ऊपर हैं और अगर 80 से ऊपर है तो यू आर अ वेरी वेरी गुड डोनर। एंड इस पैंडेमिक के टाइम पे इट्स द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू सेव लाइव्स, टू हेल्प पीपल। तो ये होता है प्लाज्मा थेरेपी में डोनर और गिफ्ट। अब ये देखा जाता है कि मॉडरेट केसेस जो हैं उनमें प्लाज्मा थेरेपी ज्यादातर दी जाती है। क्यों मॉडरेट केसेस में दी जाती है? क्योंकि मॉडरेट केसेस के अंदर ऑब्वियसली एंटीबॉडी तो नहीं बने हैं, इसीलिए उनको बाहर से एंटीबॉडी की जरूरत पड़ रही है बीमारी से निकलने के लिए। शुरू में देखा जा रहा था कि जो लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी बहुत हेल्पफुल हो रही थी, मतलब वो जल्दी से दे वर कमिंग आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स। होता क्या है ना कि पर्सन की ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने लग जाता है ना। तो ये सब चीजें जब होने लग जाती हैं तो और कोविड उनका मतलब जो उनका नेगेटिव भी आ जाता है 1 वीक तक में, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट इट इज अ वेरी गुड थिंग ओनली विच इज बीन सीन कि मॉडरेट केसेस में इट इज बेटर। लेकिन जहां सिवियर केसेस हो जाते हैं वहां पर देखा जाता है कि सिवियर केसेस में जो मरीज खुद है उसके कई दफा एंटीबॉडीज बन चुके होते हैं। तो जिन लोगों के एंटीबॉडीज बन चुके हैं उनको फिर प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी जा सकती। दूसरी चीज है जो माइल्ड केसेस हैं या प्रोफाइलेक्टिकली कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे कोविड हुआ, मेरे बूढ़े माँ बाप घर पे हैं, उनको ना कोविड हो जाए तो क्या मैं उनको प्लाज्मा थेरेपी दे दूं या दिलवा दूं?
तो इसका भी जवाब अभी आज तक जो डॉक्टर्स की जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें भी माइल्ड केसेस के लिए या प्रोफाइलेक्टिकली भी प्लाज्मा देना बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, बिकॉज देखिए जब आप प्लाज्मा देते हैं तो बहुत तरीके के एंटीबॉडीज होते हैं, है ना, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, आईजीजी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी हैं और भी कुछ एंटीबॉडीज होती हैं। तो क्या हो जाता है कई दफा एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट हो जाती है। तो उसमें क्या है कि जब आप पहले 9 दिनों के बीच में माइल्ड केसेस में जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है उस टाइम पे जब आप प्लाज्मा एंटीबॉडीज दे देते हैं तो इसमें बीमारी बढ़ भी सकती है। जैसे कि डेंगू में ये देखा जाता है कि डेंगू में जब एंटीबॉडीज पहली बार डेंगू होने से बन गए और उसके बाद जब अगर सेकेंड टाइम डेंगू होता है तो वो और ज्यादा खतरनाक होता है। तो डर है कि कोविड में भी इस तरीके से ना हो जाए, इसलिए माइल्ड केसेस में देना इतना सेफ नहीं माना जाता और इतना दिया भी नहीं जा रहा, प्रोफाइलेक्टिकली भी नहीं दिया जा रहा। अब यही एक सवाल आ सकता है कि वैक्सीन में भी ऐसा तो नहीं हो, इस तरीके का रिएक्शन तो नहीं होगा। तो अभी ये सारी स्टडीज चल रही हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये सब चीजें बहुत अच्छे से निकल के आ जाए। अब एक सवाल होता है कि जैसे मॉडरेट केसेस में हम ज्यादातर ये प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं, तो सीवियर केसेस में हम नहीं दे रहे, और ये जो क्या कहते हैं माइल्ड और प्रोफाइलेक्टिकली भी हम प्लाज्मा थेरेपी नहीं दे रहे हैं अभी। अब एक चीज है कि कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि मैम अगर प्लाज्मा थेरेपी देते हैं तो हमको एंटीवायरल रेमडेसिविर या स्टेरॉइड्स या फिर क्या कहते हैं ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली दे ही रहे हैं, तो रेमडेसिविर या स्टेरॉइड्स देने की जरूरत है? तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है आपको रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स देने की। देखिए जो स्टेरॉइड्स हैं यही हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और स्टेरॉइड ही है जो 8 से 12 घंटे यानी कि सबसे पहले जो एक्शन होता है वो स्टेरॉइड्स का ही होता है। देखिए वैसे भी जो हमारा ट्रीटमेंट है ना, इट इज अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, यानी कि हमको हर चीज दे के ट्रीट करना है। और जैसा मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, जितना जल्दी ट्रीट कर लेंगे उतना मरीज के लिए भी अच्छा है, उसकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, एंड ऑब्वियसली हम भी किसी की जान बचा पा रहे हैं, है ना। तो इट हैज टू बी अ मल्टी प्रोंग ट्रीटमेंट, क्योंकि स्टेरॉइड जो है उनका असर 8 से 12 घंटे में आ जाएगा, सबसे पहले उन्हीं का असर आएगा। फिर रेमडेसिविर का जो असर है वो तो काफी लेट हो जाता है, 48 to 72 आवर्स में होता है, और प्लाज्मा थेरेपी का असर 24 to 36 आवर्स में आता है। तो ठीक है आपको देना है प्लाज्मा, लेकिन ये स्टेरॉइड्स और एंटीवायरल भी आपको साथ में देने हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक्स भी देने हैं, यानी कि एंटीकोएगुलेंट्स भी आपको देने हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन तो चलेगा ही चलेगा, यू हैव टू कीप सीइंग द डी डायमर एंड सीरम फेरेटिन, और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन चलाएंगे। देयर आर टाइम्स व्हेन वी नीड टू पुट द पेशेंट ऑन टेनेक्टेप्लेस और एल्टेप्लेस आल्सो, एंड प्रेफरेबली टेनेक्टेप्लेस बिकॉज उसका बोलस एक बार दिया जाता है। एल्टेप्लेस के साथ तो है कि बोलस के साथ आपको इन्फ्यूजन भी देनी पड़ेगी। दीज आर द एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना कोविड के बाद भी 40 दिन तक चलता है, यानी कि क्लॉटिंग कभी भी हो सकती है। तो क्लॉटिंग बचाने के लिए ब्लड थिनर्स, एंटीकोएगुलेंट्स, हम एंटी थ्रोम्बोटिक्स, ये ड्रग्स हमको मरीज को हमेशा डालनी है, ये बहुत ही मैंडेटरी है ना। तो ये सारी चीज हो गई प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। थैंक यू सो मच।